नमस्ते बच्चों, परिवेश तंत्र की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था मानचित्र हमारा साथी, जिसका मौखिक रूप में मैंने बताया था। अब इस कक्षा में हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में बताया था मैंने कि पृथ्वी पर सब जगह एक समान नहीं है। कहीं पहाड़ है, कहीं दर्रे हैं, कहीं पठार है, मैदान है, समुद्र है, विभिन्न स्वरूप है। ऊंचाई वाला क्षेत्र पहाड़, पहाड़ से नीचे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र पठार, उससे कम ऊंचाई उससे नीचे वाला क्षेत्र मैदान, और उसके बाद आता है समुद्र। इसमें कहीं जंगल है, कहीं झाड़ियां हैं, कहीं झीलें हैं, नदियां हैं, दर्रे हैं, घाटियां हैं। इस तरीके से विभिन्न स्वरूपों में पृथ्वी के ऊपर जगह है। मानचित्र बनाते समय हमें इन सभी स्वरूपों का रूप को ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि मानचित्र में इन सभी चीजों का अगर उल्लेख किया जाए तो मानचित्र को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता और आराम से हर कोई मानचित्र समझ लेता है। तो पृथ्वी के जो विभिन्न भूरूप है, पहाड़, दर्रा, पठार, मैदान, नदी, घाटी, इनको हम कहते हैं भूरूप। क्योंकि पृथ्वी सब जगह एक ही जैसे समतल तो है नहीं, कहीं ऊंची है, कहीं नीचे है, कहीं खाई है। तो इन विभिन्न रूपों को ही हम भूरूप कहते हैं। अब इसके बाद हम मानचित्र बनाने के जो 3 पद्धतियां हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसमें सबसे पहला है समोच्च रेखा पद्धति। समोच्च रेखा पद्धति द्वारा सिर्फ रेखांकन के द्वारा हम उस स्थान के भूरूप को दर्शाते हैं। जैसे कोई भी मानचित्र बनाते समय हमारे पिछली कक्षा मैंने बताया था कि दिशा का महत्व बहुत अधिक होता है। ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो हमेशा उत्तर की तरफ माना जाता है। तो जिस प्रकार भूरूप है, नीचे का क्षेत्र जो है वह कैसा होगा? निचला क्षेत्र होगा। उसके ऊपर का क्षेत्र उससे ऊंचा क्षेत्र होगा, उसके ऊपर का क्षेत्र उससे ऊंचा होगा, और सबसे ऊपर का क्षेत्र सबसे ऊंचा क्षेत्र होगा। इस पद्धति द्वारा हम मापन की प्रक्रिया रखते हैं। जैसे जिस जगह का भी हम समोच्च रेखा पद्धति द्वारा मानचित्र बनाते हैं, वहां की जो ऊंचाई है वो समुद्र की सतह से उसका मापन किया जाता है। समझिए, यह समुद्र की सतह है, इसका मापन किया जाता है। समुद्र की सतह से इसका मापन हो गया 500 मीटर। उसके ऊपर वाला ये हिस्सा हो गया 1000 मीटर। उसके ऊपर का ये हिस्सा हो गया 1200 मीटर, और ये हिस्सा समझ लो हो गया 1500 मीटर। इस प्रकार यह रेखा जो है यह हमें उस स्थान की ऊंचाई 500 मीटर दर्शाती है। दूसरी रेखा जो है वह हमें वहां की 1000 मीटर की ऊंचाई दर्शाती है। उसके ऊपर की यह रेखा हमें 1200 मीटर की ऊंचाई दर्शाती है, और यह जो हिस्सा है सबसे ऊंचाई हिस्सा है वो 1500 मीटर की ऊंचाई हमें दर्शाती है। इस प्रकार हम समोच्च रेखा पद्धति द्वारा एक रेखांकन द्वारा एक मानचित्र बनाने की प्रक्रिया करते हैं।
जिसमें समुद्र सतह से उसकी ऊंचाई को मापकर रेखाओं द्वारा उसे दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसमें विभिन्न तरीकों से बनाया जाता है। जैसे समुद्री सतह से यह हिस्सा जो है 500 मीटर, उसके बाद यह हिस्सा 1000 मीटर, फिर यह हिस्सा समझ लो 1200 मीटर, और यह हिस्सा, यह भाग 1500 मीटर का है। इसमें जो जुड़ी हुई रेखाएं हैं, जैसे ये चारों तरफ ये रेखा सब जगह पे 500 मीटर ऊंचाई ही रहेगी। 1000 मीटर वाली रेखा जो जुड़ी हुई है सब, वो 1000 मीटर पे ही रहेगी। 1200 मीटर वाली जो रेखा है वह 1200 मीटर पे ही रहेगी पूरा, और ये 1500 वाली 1500 पे रहेगी। साथ ही इसमें यह भी देखा जाता है कि जब रेखाओं के बीच की दूरी कम हो तो वहां पे ढलान अधिक तीव्र होता है। फिर से बता रहा हूं, जब रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है तो वहां का ढलान तीव्र होता है, और जब रेखाओं के बीच की दूरी बड़ी होती है तो वह ढलान कम होता है। इस प्रकार हम समोच्च रेखा पद्धति द्वारा भूरूपों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद दूसरी पद्धति है रंग पद्धति। दूसरी है रंग पद्धति। रंग समोच्च रेखा वाले के मानचित्र को विस्तृत और अच्छे से दिखाने के लिए रंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। रंग पद्धति का अर्थ यह होता है कि विभिन्न जो रंगों द्वारा उस ऊंचाई को दर्शाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि समोच्च रेखा पद्धति में किसी भी रेखा को, किसी भी स्थान को समुद्र सतह की ऊंचाई से मापा जाता है। पहले ये नीले रंग का क्षेत्र है, वो है समुद्र सतह। समुद्री सतह, ठीक है। इसके बाद अब उसके बाद जो है यहां से लेकर यहां तक पूरा समुद्री सतह में आ जाता है। दूसरा, अब उससे कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जैसे ये पूरा हिस्सा है, उसको हमने हल्के नीले रंग में लिया। इसको हमने एकदम हल्के नीले रंग में लिया। यह हो गया 1000 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र। दूसरा, उसके बाद अब उससे कम ऊंचाई, उससे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र, समझो 500 मीटर वाली ऊंचाई वाला क्षेत्र मैंने नीले रंग से किया। 1000 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र मैं थोड़े से लाल रंग से करता हूं। ये हो गया। इसके बाद
1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए अलग रंग का प्रयोग किया जाएगा और 1500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए अलग रंग का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार विभिन्न रंगों द्वारा हम उस क्षेत्र की ऊंचाई की विस्तृत जानकारी देते हैं। कहाँ से कहाँ तक, कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई तक वह क्षेत्र व्याप्त है, इसकी जानकारी हम रंगों द्वारा, रंग पद्धति के द्वारा नक्शा बनाकर करते हैं। समोच्च रेखा पद्धति को विस्तृत रूप से दिखाने के लिए रंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद बचता है तीसरे प्रकार का जो है, जिसे हम उभार पद्धति या फिर डिजिटल पद्धति भी कहते हैं। डिजिटल पद्धति के का मानचित्र बनाने के लिए हमें छोड़े गए हमारे कृत्रिम उपग्रहों की मदद लेनी पड़ती है। कृत्रिम उपग्रह द्वारा उस क्षेत्र के चित्र भेजे जाते हैं। उन चित्रों को मिलाकर एक उभारदर्शक मानचित्र बनाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के भूरूपों का सही वर्णन किया जाता है। उसके रंग का, वहाँ के घास फूस पेड़ पौधों तक का उसके अंदर होता है। इस उभारदर्शक का उपयोग हम लोग पर्यटन, गिरि भ्रमण मतलब पर्वतारोहण, पर्वतों पे घूमने के लिए, सेना की गतिविधियां, मार्ग तैयार करने में और परिसर के विकास के नियोजन के कार्यों में करते हैं। इस प्रकार के 3 प्रकार के मानचित्र हमने पढ़े, समोच्च रेखा पद्धति, रंग पद्धति और उभारदर्शक या डिजिटल। रेखा पद्धति में सिर्फ रेखांकन द्वारा हम उस क्षेत्र की ऊंचाई दिखाते हैं। रंग पद्धति में विभिन्न रंगों द्वारा हम उस क्षेत्र की ऊंचाई दिखाते हैं। रंग पद्धति में जिस ऊंचाई के लिए हम जो रंग भरते हैं, उसको बगल में ही हमें एक नमूना बनाकर दिखाना पड़ता है। जैसे नीला रंग, कितने के लिए? 500 मीटर के लिए, ठीक है। लाल रंग 1000 मीटर के लिए, इसके लिए। फिर हरा रंग 1200 मीटर के लिए और सफेद रंग हमने 1500 मीटर के लिए इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार इस तालिका को देखकर सामने वाला समझ जाएगा कि फला रंग में की ऊंचाई कितनी है। साथ ही उभारदर्शक जो मानचित्र होता है, उसका उपयोग मैं फिर से बता रहा हूँ। सेना की गतिविधियाँ, पर्यटन, गिरि भ्रमण, मार्ग तैयार करना और परिसर के विकास के कार्यों का नियोजन करने के लिए किया जाता है। बच्चों, आज के इस कक्षा में बस इतना ही। आगे आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और दिए गए स्वाध्याय को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।